हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने वीडियो में कंसेप्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्शन। तो इसके अंदर हमने 4 प्रिंसिपल्स की स्टडीज़ कर ली थी, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी। तो आज हम करेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कौन सा होता है, जैसा कि हमने पढ़ ही लिया है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ द मनी। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओनली दैट ऑफ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, अदरवाइज विच आर नॉट फाइनेंशियल करेक्टर देयर विल बी नॉट रिकॉर्डेड। उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द मनी, जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, even though it may be very important for the business, will not be recorded into the books of the money if cannot measure in the term of the money। अगर हम उनको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं तो हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड अ कॉल बिटवीन द, बिकॉज एज इट इज़ सेम थिंग है जो आप फर्स्ट चैप्टर में इसकी करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हो, बिल्कुल वही थिंग है हमारी ये। तो कॉल बिटवीन मैनेजर एंड सेल मैनेजर, स्ट्राइक होती है उनमें, तो वो रिवील होता है कंपटीशन, बेटर प्रोडक्ट होता है, कॉम्पिटेंसी होती है। दीज ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। तो अगर आपका ये 3 मार्क्स में अकेला आ जाता है तो बच्चे आपने ये सारे एग्जाम्पल लिखने हैं, मतलब ये कंप्लीट करना है। एंड इफ़ इट इज़ ओनली फॉर 1 मार्क्स और जैसे कम आता है तो आप उसके अंदर कम लिख सकते हो। ठीक है, 6 मार्क्स में आता है तो पूरा लिखना है आपने, 4 में आता है तो 3 में आता है तो आपने उसकी कम कर देनी है। उसके बाद देखिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कौन सा होता है कि जिसके अंदर हमारा जो देखो डेफिनेटली बिजनेस में जो प्रॉफिट है या लॉस है वो हम कैलकुलेट करते हैं जब हमारा क्या होता है, बिल्कुल क्लोज हो जाता है, बिजनेस क्लोज हो जाता है। एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट, एग्जैक्ट नेट लॉस तभी ही कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, बट अब हमें कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने इनकम से कि हमें कुछ तो पता चलता रहे साथ के साथ कि कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर या 6 मंथ्स के बाद हम लोग अपने जो है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलते हैं। यानी कि फाइनेंशियल ईयर के बिहाफ से हर कंपनीज चलती हैं, जैसे 1 अप्रैल से बिगनिंग होता है और 31 मार्च को एंड होता है। बट सम टाइम इट हैपन्स कि ये लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है, लाइक यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस ऑन द 1 जुलाई एंड दैट विल बी एंडिंग ऑन द 31 मार्च। दैट मीन्स दैट योर फाइनेंशियल टाइम पीरियड विल बी 9 मंथ्स, बिकॉज इट विल स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जुलाई एंड इट विल बी एंड फ्रॉम, कब एंड होगा ये, ऑन 31 जनवरी को। ओके, sometime it happens some companies are maintaining their account on the behalf of the calendar year, like 1 January starts होता है, 31 December end होता है, but most probably it may be started from the 1st April and it will be ended from after that 31st March। तो देखिए आपने कहाँ तक करना है, एज द बिजनेस इज इंटेंटेड टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो ट्रू रिजल्ट्स बिजनेस ऑपरेशन के तभी फाइंड आउट होते हैं जब कंप्लीटली बाउंड अप होता है, कि जब आप बिजनेस को फुल्ली क्लोज कर रहे हो। बट अगर हम लॉन्ग पीरियड में प्रोप्राइटर मैनेजर इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बहुत लेट हो जाएगा, सो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड करते हैं। तो डिफरेंट टायर लाइफ जो है वो डिवाइडेड हो जाती है टाइम इंटरवल में। तो 12 मंथ्स का अडॉप्टेड होता है पीरियड, और अकॉर्डिंग टू लॉ तो कंपलसरी होता है कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट 31 मार्च तक। तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्वार्टरली भी हम जो है शो करते हैं अपनी जो रिपोर्ट्स को, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जो हमारा कोस्ट कंसेप्ट है वो, या हिस्टोरिकल कोस्ट। ठीक है, जैसे हमने अभी किया था कि गोइंग कंसर्न, या जैसे अब आपने पर्सनल बायस के बिहाफ पे किया था कि सम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे अब डिफरेंट अकाउंटिंग अप्रोच फॉलो करती हैं, जैसे कोई हिस्टोरिकल फॉलो करती है, कोई कुछ फॉलो करती है। तो ऑल द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द ओरिजिनल बेसिस, ओरिजिनल बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे आपने बिजनेस एसेट्स कभी भी परचेज़ की थी तो वो बिजनेस एसेट्स जितने में परचेज़ की थी उसी टाइप की ही रिकॉर्ड की
की जाएगी, उससे जो उसकी मार्केट वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच एक्वायर्ड। जितने में आपने एक्वायर्ड मीन्स परचेज, जितने में आपने क्या की थी, परचेज की थी। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्वायर्ड, दैट इज़ द परचेज की थी जितने में आपने। दिस कोस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स सिंस द एक्विजिशन जो है हमारा वो पास्ट में जितने में, तो उसको पास्ट में की ये रिकॉर्ड करे, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल कोस्ट। ओके, दिस कोस्ट इज द बेसिस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी जो है वो हिस्टोरिकल कोस्ट ही क्या होती है, वो मेंशन होती है। अगर एक बिजनेस परचेज करता है बिल्डिंग 20 लाख में, इट विल बी रिकॉर्डेड इन दैट फिगर। ठीक है, इसमें इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, जो भी मार्केट वैल्यू होती है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं होती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर 2 साल के बाद उसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख हो जाती है, तो हम 60 लाख को शो नहीं करते हैं, हम लोग 20 ही शो करते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए क्या है हमारे पास जस्टिफिकेशन हिस्टोरिकल कोस्ट के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट है कि ऑब्जेक्टिविटी वेरीफेबल है, फर्स्ट पॉइंट है। इसमें जो कोस्ट होती है वो ड्राइव्ड होती है एक्चुअल ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे ही हम लेते हैं, और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बिहाफ पे होती है कि बिजनेस हमारा क्या चलता रहेगा, करंट वैल्यू की नीड ही नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने की। और थर्ड पॉइंट है हमारा मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू जो भी है उनको डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट होता है। जो हम आज की वैल्यू है उसको सिर्फ एक्सपर्ट ही आइडेंटिफाई कर देते हैं, नॉर्मल पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो ये कहा गया है कि जो एक्सपर्ट है वो इस वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग जो है पास्ट की वैल्यू ही शो करते हैं। उसके बाद जो मार्केट वैल्यू है वो फोर्थ पॉइंट है, मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम, तो बार बार उनको ट्रैक अप करना कि हाँ इतनी हो गई बात, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी बढ़ गई, तो इसको ट्रैक अप करना जो हमारे पास है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स चेंज होती है टाइम टू टाइम, हम उसको शो नहीं करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, यानी कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो एसेट्स फॉर विच नथिंग इज़ पेड, अगर हम एसेट्स के लिए कुछ पे नहीं करते तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। जैसे ब्रांड नेम है, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी है, कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अपने बिजनेस को इतना स्टैंड अप किया है, तो उसको गुडविल को हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएबल एसेट्स नहीं है तो उसको हम शो नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लेशन के टाइम में नेट प्रॉफिट के अंडर जो है बहुत सारा लॉस दिखा दिया जाता है, बिकॉज हमारी करंट प्राइसेस तो बहुत हाई हो गए हैं, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग अपने जो है चेंज कर नहीं पाते हैं। तो इससे हमारी अच्छी और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती तो अप पे है, बट उसके प्रॉफिट अच्छे से डिस्क्लोज नहीं होते हैं। हिस्टोरिकल बेस पे होती है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट है, क्रेडिटर्स है, उनके लिए ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि वो आज की नहीं। ठीक है, आगे देखिए 8th है हमारा ड्यूल एसेट कंसेप्ट। तो ड्यूल एसेट कंसेप्ट वो होता है जिसके अंदर एटलीस्ट 2 अकाउंट विल बी अफेक्टेड, वन इज़ डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसको हम ड्यूल एसेट बोलते हैं। जैसे देखिए हमने इक्वेशन भी की थी, इसको डबल एंट्री के बिहाफ पे है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी काम आएगी, या दूसरी है कैपिटल को इधर ले आए, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो जब भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन जो है हमारी रिकॉर्ड जब भी होती है, जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो इट विल बी अफेक्टेड ऑन द 2 साइडेड। अगर जैसे आप सपोज़ आप किसी की गुड्स परचेज़ करते हो ऑन क्रेडिट, तो एक साइड आपके क्या होंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, और दूसरी साइड आपके जो पास जो स्टॉक है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एसेट्स भी बढ़ जाएंगी और स्टॉक भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन स्टेप। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो हम कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे हमारी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज़ होती रहती है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में हम पर्टिकुलर पीरियड में हमारी रेवेन्यू बढ़ती रहती है, तो ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है परचेज़र के नाम पे। ठीक है, तो जो हमारी रेवेन्यू इनकम मतलब रेवेन्यू होती है, जो हमारी जैसे सपोज़ आपकी कैपिटल है, सेल को हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज को हम सेल करते हैं, तो सेल होती है, सेल होने से हमारी इनकम बढ़ती है,
तो ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उस पर्सन को। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कैश मिल रहा है। जैसे आप मान लो गुड सेल करते हो 1 जनवरी को और आपको कैश मिलता है 1 अप्रैल को, तो इसको हम ये नहीं मानेंगे कि हमने ओनरशिप तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बट हमें अभी सेल रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम होती है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो जैसे कई बार हम जो है इनकम हमारी रिसीव नहीं हुई है तो हम उसको मतलब हमने अर्न कर लिया बट उसको रिसीव नहीं किया है, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ही होता है, ठीक है। फ्यू एक्सेप्शंस हैं इसकी, जैसे इन केस ऑफ सेल इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज़ कलेक्टेड ऑन द इंस्टॉलमेंट इट एज रियलाइज्ड, के जितना अमाउंट हमें मिलता जाता है हम उसी को मानते हैं वो हमारा क्या हो गया, रियलाइज्ड हो गया। और लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं तो रेवेन्यू टिल कंप्लीशन फुल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तभी हम उसको अपना पूरा प्रोजेक्ट मानते हैं। माइनिंग के में हम अकाउंटिंग पीरियड प्रोडक्शन के बिहाफ पे लेते हैं, सेल के बिहाफ पे नहीं लेते। तो डिफरेंट जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, तो एक्सेप्शंस हैं ये रूल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की। इसमें तो हम यही मान के चलते हैं कि हमने सेल कर दी तो हमारी रेवेन्यू हो गई। आगे देखिए मैचिंग कंसेप्ट क्या है। मैचिंग कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हमें क्या निकालना होता है, एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने होते हैं, ठीक है। अब जो एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने होते हैं उनसे हमें ट्रू रिज़ल्ट देखने के लिए हमें ट्रू रिकॉर्डिंग भी तो करनी होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट रेवेन्यू जो है फर्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं हम। फिर क्या सबसे पहले ये देखते हैं कि जो रेवेन्यू में हमने इंक्लूड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करना है, वेदर पेड और नॉट, चाहे हमने पे किए हैं चाहे नहीं किए हैं, अगर वो इस ईयर से रिलेटेड है तो आपने उसको रिकॉर्ड करना ही करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू दैट ईयर, कि मैंने मान लो इस साल किसी का ने मेरे से पढ़ लिया, अभी फ़ीस नहीं दिया है, तो दैट इज़ मेरी अर्नड इनकम होती है, ठीक है। और अगर मैंने मान लो किसी से का काम किसी का कर दिया, मतलब जिससे काम मैंने करवाना था उससे काम तो करवा लिया बट उसके पैसे नहीं दिए, तो है तो इसी ईयर से रिलेटेड बट मैंने उसको अभी पे नहीं किया, तो वो मेरा कौन सा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दिए। व्हेन सम एक्सपेंसेस से इंश्योरेंस प्रीमियम है वो नेक्स्ट ईयर पे किया है हमने बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर है, तो हम उसको शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हम बैलेंस शीट में से माइनस कर देते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा लास्ट ईयर में अनसॉल्ड है, बैलेंस्ड है, तो उसको भी हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, हम उसको एज अ सेल शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मैचिंग कंसेप्ट था हमारा। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट होता है, तो कंसेप्ट भाई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं वो ऑब्जेक्टिव मैनर में करते हैं, ठीक है। पर्सनल बायस जो मैनेजमेंट होती है जो अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होती हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब ईच ट्रांजेक्शन जो है वेरीफाई हो जाती है तो डॉक्यूमेंट से, ठीक है। जैसे हम सेल बुक है तो जितना सेल किया है वो आप सेल इनवॉइस देखोगे, जितना परचेज़ किया है वो परचेज़ इनवॉइस देखोगे। तो कैश रिसीव्ड मनी पेड है, अगर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट किया है तो डिलीवरी चलाना है, क्या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी एक रीज़न होता है जिसके अंदर हिस्टोरिकल के पोस्ट के बिहाफ पे होता है। अगर एसेट्स की रिकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू है तो ऑब्जेक्टिव को हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्टिव है पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वो क्या हो जाता है, डिफ़र हो जाता है। जैसे एक चीज़ है वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो सकती है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये जो है मैटर करता है कि उनका जो है रीज़न क्या है, ओके। तो ये हमने आज सब कंसेप्ट कर लिए हैं, अब हम आगे कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे।